तो फ्रेंड्स, वन पीस चैप्टर 1059 आ गया है। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंसेन चैप्टर है भाई। इस चैप्टर में बहुत कुछ चल रहा है और एंड में जाते जाते ओडा सेंसे ने फिर से एक ट्विस्ट डाल दिया है। तो दोस्तों, बिना बकचोदी के बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर का टाइटल है द इंसिडेंट ऑफ कैप्टन कोबी। तो यह चैप्टर के एंड में बेसिकली कोबी के साथ कुछ होता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम द इंसिडेंट ऑफ कैप्टन कोबी है। इस चैप्टर में भी जर्मर का कवर स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें सेजा क्लाउन अपने हेलुसिनेशन गैस से कटाकुरी एंड अवन को एक हेलुसिनेशंस में डाल दिया है। उनको जर्मर की बजानी थी, लेकिन वो एक दूसरे की ही बजाए जा रहे हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें रेड हेयर पायरेट्स का शिप देखने को मिलता है, जो किसी आइलैंड के पास जा रहा है, और ये आइलैंड है स्फिंक्स आइलैंड, जो कि होमलैंड है फादर ऑफ वन पीस व्हाइट बियर्ड का। सो रेड हेयर पायरेट्स ने माको को लिफ्ट दिया था स्फिंक्स आइलैंड तक। माको थैंक यू बोलता है रेड हेयर पायरेट्स को। इसके बाद उन लोगों के बीच में एक फनी कॉन्वर्सेशन होता है। शैंक्स माको को बोलता है कि क्या वो उसके क्रू को ज्वाइन करेगा, तो माको शैंक्स को बोलता है, देख भाई, अब मैं ओल्ड हो गया हूँ और मैं थक गया है तुम जैसे ग्रेट पायरेट्स का दाया बनके। शैंक्स बोलता है, माको ज्यादा बड़ा चढ़ा के मात बोल, तू ज्यादा हैंडफुल नहीं है। बेन बेकमैन बोलता है, वो है। शैंक्स के दूसरे क्रूमेट्स ये सब सुनकर शैंक्स पर हंसने लगते हैं। माको सभी को गुड बाय बोलता है और स्फिंक्स आइलैंड की तरफ फ्लाई करके जाता है। सो हमें इस चैप्टर में पता चलता है कि वानू के बाद माको के साथ क्या हुआ। भाई, माको रेड हेयर पायरेट्स के साथ हैंग आउट कर रहा था, और शैंक्स का तो हमें पता है कि वो वानू में क्या कर रहा था। उसने मोमो और बाकी बचे स्कैबर्ड को ग्रीन बुल से बचाया, लेकिन हमें पता है कि वो मेनली अपनी वन पीस फिल्म रेड को प्रमोट करने आया था। लेकिन यह इंसेन होता अगर माको ज्वाइन करता रेड हेयर पायरेट्स को। लेकिन जो भी हो, माको को आफ्टर ऑल व्हाइट बियर्ड के होम टाउन के लोगों का देखभाल भी करना है। यह सब के बाद हमें वनुकुनी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें यामाटो लफी को बताती है कि वो उनके साथ नहीं जा सकती, जिसे लफी सरप्राइज होता है और बोलता व्हाट आर यू आर नॉट कमिंग। और इधर हमारा सैंजी बॉय ये सुनकर दुखी हो जाता है, और यह हमें पता है कि काइडो के डिफीट के बाद वानू एक इजी टारगेट बन गया है एनिमी के लिए, और कैसे शैंक्स ने उन्हें ग्रीन बुल से बचाया। तो यामाटो वानू को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए वो वानू में रुकती है। तो जो यामाटो ने स्टेटमेंट दिया था चैप्टर 1057 में कि वो ओडन की तरह जिंदगी जीना चाहती है, इसलिए वो वानू में रुक रही है, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा वो इसलिए बोलती है क्योंकि अगर मोमो को पता चलता यामाटो वानू को प्रोटेक्ट करने के लिए रुक रही है, तो इससे उसकी फीलिंग हार्ट होती, और यही बात ज़ोरो यामाटो को बोलता है। मोमो को उसके रुकने का रियल रीजन मोमो को न बताए। जहां लफी और बाकी लोग हैं, वहां माको उड़ता हुआ आता है और बताता है कि एक पास में ही शिप है जिसे वो वानू से निकलने वाला है। और हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में पता चलता है कि वो शिप किसी और का नहीं बल्कि रेड हेयर पायरेट्स का है। यहाँ लफी माको को थैंक यू बोलता है, जो उसने लफी के लिए किया था मरीन फोर्ड वॉर के टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम लफी और माको का इंटरैक्शन होता है। माको बोलता है, आई एम श्योर एस वुड बी वेरी हैप्पी इफ ही न्यू हाउ फार हीड कम। मुझे पता है दोस्तों, तुम्हें से कई लोग यह सब पढ़ने के बाद बोर हो गए होंगे, लेकिन इसके बाद वाला पार्ट पैसा वसूल है। सो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अमेज़न लिली की तरफ। हमें पता है कि मरीन्स ने अमेज़न लिली पर अटैक कर दिया है। आफ्टर डिमोलिश ऑफ 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम, मरीन्स और ब्लैक बियर्ड के अटैक के बाद अमेज़न लिली के टाउन काफी बुरी हालत में है। यहाँ ग्लोरियोस से बोलती है कि यह फर्स्ट टाइम है किसी ने इस आइलैंड पर इतना डैमेज पहुंचाया। यहाँ बोर हैंकॉक के सिर पर पट्टी बंधी दिखती है। यहाँ बोर बोलती है जब तक वो इस आइलैंड पर है तब तक मरीन्स इस आइलैंड पर अटैक करते रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अमेज़न लिली पर अटैक करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि ये आइलैंड सराउंडेड है काम बेल्ट से, जिसमें खतरनाक सी किंग रहते हैं। लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता,
इट्स ऑल थैंक्स टू जीनियस साइंटिस्ट वेगापिंक। वेगापिंक ने मरीन्स के शिप को सी स्टोन की मदद से अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से मरीन्स काम बेल्ट के थ्रू अमेज़न लिली पर अटैक कर पा रहे थे। यहाँ से हम कुछ हफ्ते पीछे जाते हैं, जब मरीन्स ने अमेज़न लिली पर अटैक किया था। यहाँ वाइस एडमिरल यामिकजी ऑर्डर देता है, न्यू पैसिफिस्टर को अटैक करने के लिए भेजो, और इन न्यू पैसिफिस्टर को वो सेराफिम्स बोलता है। यह 2 न्यू पैसिफिस्टर छोटे बच्चों की तरह दिखते हैं, जिनके व्हाइट हेयर, ब्राउन स्किन और ब्लैक विंग है, और इनके बैक पर कंटिन्यूअसली आग जलता रहता है। इन न्यू पैसिफिस्टर को वॉरलॉर्ड सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए क्रिएट किया था, और यह जो न्यू पैसिफिस्टर है वो प्रीवियस के वॉरलॉर्ड पर बेस्ड है, विद सम लूनेरियन डीएनए इन्वॉल्वमेंट। और आपको तो पता ही है कि लूनेरियन रेस के लोगों की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और इस चैप्टर में जो पैसिफिस्टर दिख रहे हैं उसमें से एक बोर और दूसरा मिहॉक की तरह दिख रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यू पैसिफिस्टर कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसके बाद अमेज़न लिली पर एंट्री होती है हरामी ब्लैकबियर्ड पायरेट्स। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, जो कि कपल ऑफ चैप्टर पहले किसी चीज को लेने जा रहे थे। हमें से कई लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो काइडो के डेविल फ्रूट के पीछे जा रहा है या फिर प्लूटोन के पीछे जाने वाला है, बट इट टर्न्ड आउट समथिंग एल्स। वो भाई बोअर हैंकॉक के डेविल फ्रूट के पीछे था। कैसा लगा मेरा मजाक? हमको पता है कि ब्लैकबियर्ड के कैरेक्टर के साथ 3 सोल का थीम एसोसिएटेड है। भाई यहाँ ऑर्डर सेंसे फिर से खेल गए। यहाँ कैटरीना डेवोंग बोलती है कि बोअर का सिर उसके कलेक्शन में सही लगेगा, लेकिन यहाँ ब्लैकबियर्ड बोलता है तुमको जो करना है करना उसकी पावर लेने के बाद। यहाँ ठरकी वास्को शॉट बोलता है क्यों ना हम उसको जिंदा अपने साथ लेके जाए, उसमें ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उनको पता नहीं अगर बोअर को टच किया तो लफी उनका क्या हालत करेगा। आफ्टर ऑल बोअर लफी की फ्रेंड है। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। यह सब तो ठीक है कि ब्लैकबियर्ड को बोअर हैंकॉक का डेविल फ्रूट चाहिए। हमको पता है कि बोअर का डेविल फ्रूट कैसे काम करता है। बोअर उनको ही स्टोन में कन्वर्ट कर सकती है, जिसके मन में उसके लिए कुछ कुछ होता है। मेरे कहने का मतलब है कि बोअर के लिए सामने वाले में थोड़ी सी भी फीलिंग है, तो वो उसे स्टोन का बना सकती है। तो क्या ब्लैकबियर्ड को लगता है कि वो हैंडसम दिखता है? वो अपने हुस्न के जादू से किसी को भी स्टोन का बना सकता है। ब्लैकबियर्ड के लिए बस यही कहूंगा, कुत्ता तो पालो लेकिन गलतफहमी गलती से भी मत पालना। लेकिन यह स्टिल मुझे क्रेजी लग रहा है कि भाई ब्लैकबियर्ड इस पावर से क्या करेगा। यहाँ एक मरीन ऑफिसर वाइस एडमिरल से परमिशन मांगता है ब्लैकबियर्ड पायरेट से लड़ने के लिए, लेकिन वो हटिया मना कर देता है और बोलता है हेडक्वार्टर से मैसेज आने का इंतजार करो, कोई तुम्हारी बजा के चले जाए और तुम बेटा ऑर्डर का इंतजार करते रहना। सीन शिफ्ट होता है कोबी की तरफ, जो ब्लैकबियर्ड के आने से ज्यादा सरप्राइज नहीं था। उसको पता था कि वॉरलॉर्ड सिस्टम के अबॉलिश होने के बाद कोई न कोई पायरेट्स वॉरलॉर्ड के पीछे जरूर जाएगा। यहाँ कोबी बोअर को सरेंडर करने के लिए बोलता है। अगर वो ऐसा करती है तो मरीन्स उस आइलैंड को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमको पता है कि बोअर कभी सरेंडर नहीं करेगी। यहाँ ब्लैकबियर्ड का फाइट एक मिहॉक जैसे दिखने वाले पैसिफिस्टर से हो जाती है। ब्लैकबियर्ड इनके अपीयरेंस से काफी सरप्राइज था। उस पैसिफिस्टर के पास मिहॉक जैसा स्वॉर्ड होता है, उसी से वो ब्लैकबियर्ड पर अटैक कर देता है। ब्लैकबियर्ड अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ पर हैकी से कोट करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उस अटैक से माउंटेन का क्या हाल होता है तुम देख सकते हो। पैसिफिस्टर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वह ब्लैकबियर्ड को कॉर्नर कर रहा था। यहाँ ब्लैकबियर्ड ब्लैक होल का यूज करता है, जो कि यमी यमी नो मी की एक एबिलिटी है, लेकिन पैसिफिस्टर उस अटैक को डोज कर लेता है। यहाँ बोअर मरीन्स की बजाने में लगी है। उसने कुछ मरीन्स के साथ ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को भी स्टोन का बना दिया है, और उसमें हेल्मेपोर, कैटरीना डेवोंग और वास्को शॉट भी शामिल है। यहाँ ब्लैकबियर्ड अपने पुल एबिलिटी का यूज करता है बोअर के ऊपर,
इसके बाद हमें एक इनसेन पैनल दिखता है जिसमें हमें तीनों मेन कैरेक्टर दिखते हैं। यहाँ ब्लैकबियर्ड ने बोअर के गर्दन को पकड़ा है। बोअर ब्लैकबियर्ड को उसे छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन ब्लैकबियर्ड ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद बोअर बताती है कि उसकी है उस डेविल फ्रूट को खास बनाती है, और अगर ब्लैकबियर्ड ने उसे मारा तो वो मरीन्स और ब्लैकबियर्ड पायरेट्स हमेशा के लिए पत्थर के स्टैचू बन जाएंगे। और ब्लैकबियर्ड और कोबी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें ब्लैकबियर्ड रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के बारे में बात करता है कि कैसे कोबी ने ब्लैकबियर्ड की हेल्प की थी उस इंसिडेंट में, जिसकी वजह से ब्लैकबियर्ड पायरेट आइलैंड से ओचोकू को हटा पाया था। उसके बाद ब्लैकबियर्ड उस आइलैंड का न्यू बॉस बन पाया। और अगर तुमको ओचोकू के बारे में पता नहीं है तो ओचोकू एक लेजेंडरी पायरेट है और ओचोकू भी रॉक्स पायरेट्स का हिस्सा था। हमें इधर रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। इसी इंसिडेंट के बाद कोबी का नाम फेमस हुआ था और लोग इस इंसिडेंट के बाद कोबी को हीरो बोलने लगते हैं। और कोबी को हीरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने कितने मासूम लोगों की रॉकी पोर्ट इंसिडेंट में जान बचाई थी। ब्लैकबियर्ड कोबी को बोलता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये उन लोगों को फ्री कर देगी? तो कोबी बोलता है कि यह मेरे लिए सर दर्द होगा अगर बोअर ने सारे मरीन्स को रिस्टोर नहीं किया। तो यहाँ ब्लैकबियर्ड बोअर को मारने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि ब्लैकबियर्ड को लगता है कि वो अगर बोअर को फ्री करता है तो बोअर उसे भी स्टोन का बना देगी। ब्लैकबियर्ड बोअर को जैसे ही मारने जाता है वैसे ही किसी का कॉन्करर हैकी अमिट होते दिखता है, और यह कॉन्करर हैकी है डार्क किंग सिल्वर्स रेली का। यहाँ रेली माफी मांगता है बोअर से लेट आने के लिए। यहाँ रेली बोअर को बोलता है सभी मरीन्स और ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को वह रिस्टोर कर दे। रेली यह भी बोलता है कि सभी मरीन्स और ब्लैकबियर्ड पायरेट्स द एस्केलेट करे आइलैंड से, और वो भी बिना कोई कांड किए। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट के टाइम में, जहां हमें रेली, शक्की और बोअर दिखते हैं। शक्की के बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। शक्की कूजा पायरेट्स की एक्स कैप्टन और फॉर्मर एम्प्रेस थी। यहाँ रेली कन्फ्रंट करता है कि वह लोग यहाँ लकी थे कि वह लोग यह सारे इशू को रिजॉल्व कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। रेली इसलिए यह सब बोलता है क्योंकि उसके करंट स्टेट में ब्लैकबियर्ड को वो हरा नहीं सकता। इसके बाद बोअर बोलती है कि नेवी सही में 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है न्यू पैसिफिस्टर से। तभी बोअर की सिस्टर बताती है कि यह सब होने के बावजूद उन पैसिफिस्टर को थोड़ी सी भी खरोंच नहीं आई। इस चैप्टर में बोअर और ब्लैकबियर्ड की बाउंटी भी रिवील की है। बोअर की बाउंटी 1.69 बिलियन बेरी है और ब्लैकबियर्ड की बाउंटी 3.9 बिलियन बेरी है। चैप्टर के एंड में हमें पता चलता है कि ब्लैकबियर्ड ने कोबी को किडनैप कर लिया है। उसने कोबी को किडनैप क्यों किया है इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो दोस्तों, यह चैप्टर सीरियसली वन ऑफ द क्रेजिएस्ट चैप्टर था। आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।